यस सर। यस सर। यस सर। छुट्टी मना रहा है तुम लोग। आज सुबह से प्रॉब्लम हो रहा है, सुबह से प्रॉब्लम हो रहा है। तो देखते हैं आप रिगार्डिंग द टाइट्रेशन और स्टोइकियोमेट्रिक एनालिसिस। टाइट्रोमेट्रिक एनालिसिस है ना। अरे वो जैसे टाइट्रेशन का बेसिक कांसेप्ट क्या है, जैसे मान लो कि वी आर हैविंग द टू सॉल्यूशन। एक आपका हो गया सॉल्यूशन ए एंड वी हैविंग द अदर सॉल्यूशन सॉल्यूशन बी। वी आर हैविंग द टू सॉल्यूशन सॉल्यूशन ए एंड सॉल्यूशन बी। अब देखो हमारे पास ये हम लोग याद रखना कि जब भी आप टाइट्रेशन करेंगे तो दो सॉल्यूशन आपस में रिएक्टिंग होना चाहिए कि बोथ द सॉल्यूशन शुड बी रिएक्टिंग विद ईच अदर, है ना। तो मान लो कि अगर आपके पास एक एसिड है दूसरा बेस होना चाहिए, एक अगर आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए, और दोनों आपस में क्या होना चाहिए, रिएक्टिव। और उसका देखो कि एक सॉल्यूशन ऐसा होगा कि जिसका जो कंसंट्रेशन होगा वो हमारे पास अननोन होगा, है
है, इसका कंसंट्रेशन आपका अननोन होगा, लेकिन इसका जो वॉल्यूम होगा ना वो आपका नोन होगा। कंसंट्रेशन आपका जो है अननोन होगा, लेकिन वॉल्यूम इसका नोन होगा। दूसरा जो सॉल्यूशन होगा इसका कंसंट्रेशन जो है आपका नोन होगा, जो कंसंट्रेशन है वो आपका नोन होगा, लेकिन हमारे पास जो इसका वॉल्यूम है वो हमारे पास अननोन होगा। ठीक है, तो दो सॉल्यूशन ये, एक का कंसंट्रेशन अननोन है तो वॉल्यूम नोन है, दूसरे का क्या है, कंसंट्रेशन अगर हमारे पास नोन है तो वॉल्यूम अननोन है। और जिस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन पता होता है उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। जिस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन नोन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हैविंग नोन कंसंट्रेशन आर कॉल्ड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा उसका देखो जब टाइट्रेशन करते हैं तो उसमें कुछ टर्म हम यूज करते हैं। हमारे पास जिस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन हमको पता नहीं है उसको लोग बोलते हैं टाइट्राइंड। क्या बोलते हैं इसको, टाइट्राइंड। तो जिस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन पता नहीं दिस कॉल्ड टाइट्राइंड, और जिस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन पता है दिस जो टाइट्राइंड, इज योर टाइट्राइंड। ये टाइट्राइंड है, जबकि ये क्या है आपका टाइट्राइंड। और उसके बाद देखो कि जो टाइट्राइड होता है वो जनरली हम लोग जिस फ्लास्क में लेते हैं उसको लोग बोलते हैं टाइट्रेशन फ्लास्क। इंटरचेंज भी होता है, ऐसा कुछ नहीं है, पर मोस्टली जो है जिसका कंसंट्रेशन नोन होता है उसको लोग कहा लेते हैं बोलो टाइट्रेशन फ्लास्क में, और जिसका कंसंट्रेशन आपको नोन है उसको लेते हैं हम लोग कैलिब्रेटेड ब्यूरेट में। उसको लेते हैं कैलिब्रेटेड ब्यूरेट, ताकि वहां से वो रीडिंग ले सके, है ना। जिस किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन अगर हमारे पास अननोन है उसको लेते हैं टाइट्रेशन फ्लास्क में, और जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन उसको हम कहा लेते हैं वो लोग कैलिब्रेटेड ब्यूरेट में। अब देखो टाइट्रेशन का मेन पर्पस क्या है, कि टाइट्रेशन का मेन पर्पस ये है कि जिस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन अननोन है उसका कंसंट्रेशन डिटरमाइन करें ऐसे सॉल्यूशन के टर्म में जिसका कंसंट्रेशन क्या है आपका नोन, इसी को बोलते हैं टाइट्रेशन। इसलिए टाइट्रेशन इज अ प्रोसेस, दोनों लैब में करते हैं डेफिनेटली, is a process in which concentration of solution having known volume या known So titration is a process in which concentration of solution having known volume is determined by titrating it with the standard solution. The titration is a process in which concentration of solution having known volume is determined by titrating with the standard solution. इसी मेथड को या इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, टाइट्रेशन। और ये हम लोग करते कैसे हैं, तो बाय अप्लाइंग लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। जब ये लोग टाइट्रेशन करते हैं ना तो उस केस में कोई भी ऐसे सोल्यूशन कंसंट्रेशन अगर आपको पता नहीं है उसको डिटरमाइन करते हैं ऐसे सोल्यूशन के टर्म में से कंसंट्रेशन आपको ऑलरेडी पहले से पता है, इसी को बोलते हैं टाइट्रेशन। और जब भी टाइट्रेशन करेंगे तो पता करने के लिए हमेशा क्या अप्लाई करेंगे, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। और लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस क्या बोलता है कि फॉर कंप्लीट रिएक्शन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ टाइट्राइड एंड नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ टाइट्राइड शुड बी इक्वल और नॉट। इसलिए फॉर कंप्लीट रिएक्शन चाहो तो मिली भी कर सकते हो, मिली इसलिए करते हैं जनरली फॉलो हम लोग एमएल में मेजर करते हैं, लीटर में तो नहीं करते ना, लैब में जो है 2 लीटर डाला टाइट्राइड में सर नहीं। तो फॉर कंप्लीट रिएक्शन, और जब रिएक्शन कंप्लीट होती है ना तो उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट। क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस पॉइंट। इसलिए जिस पॉइंट पे या जिस मोमेंट पे रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट। जैसे फॉर कंप्लीट रिएक्शन नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट of tetrahedron must be equal to number of milli equivalent of tetrahedron.
टाइट्राइड है ना, तो नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ टाइट्राइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ टाइट्राइड। अब देखो एक बार समझ लो, जैसे मान लो इस केस में क्या है, इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या है, नोन है कि नहीं, जबकि वॉल्यूम, जबकि इसका कंसंट्रेशन नोन है लेकिन इसका वॉल्यूम अननोन है। तो मान लो कि हमारे पास सॉल्यूशन बी का, मान लो सॉल्यूशन बी का, इसको लिख देते हैं एनबी, एनबी लिख देते हैं ना, और इसका कंसंट्रेशन जो अननोन है उसको मान लो क्या लिख देते हैं हम लोग एन, और इसको भी कर दो, ठीक है, एन ए बी ए एन बी ऐसे लिखिए। अब मान लो कि सॉल्यूशन ए को कंप्लीटली टाइट्रेट करने के लिए, कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करने के लिए, कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए आपको सॉल्यूशन बी का जो वॉल्यूम है वो हम लोगों ने कितना डाला, यहाँ वीबी डाला। मान कि हम लोगों ने वीबी एमएल डाला इसका सॉल्यूशन बी का, किस लिए, सॉल्यूशन है वो कंप्लीटली टाइट्रेट करने के लिए, कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करने के लिए। ये हो गया आपका टाइटर वैल्यू, ये क्या हो गया आपका टाइटर वैल्यू, ये आप लोगों को पता करना होता है, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है ना, उसका कितना वॉल्यूम डालने से आपका सॉल्यूशन कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएगा, तो हो गया आपका टाइटर वैल्यू। अब यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे कि इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब क्या हो गया कि नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ टाइट्राइड, मतलब इस केस में कौन है, सॉल्यूशन ए, और टाइट्राइड कौन है, सॉल्यूशन बी। तो नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूशन ए शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूशन बी। इसको लिखेंगे Na और इसको क्या लिखेंगे हम लोग NbVb। इसलिए आप कहोगे Na इज इक्वल टू क्या आ गया, NbVb बाई बोलो Va। इस तरह से लॉ ऑफ केमिकल इक्वेशन अप्लाई करके निकाल लिए कि नहीं। इसलिए नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन A इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन B, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन B एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन A। जिसमें आपको पहले से क्या पता था, इसमें से पहले से क्या क्या पता था, एनबी पता था और ये पता था, बस भी पता करना है। और उसके बाद हम लॉ ऑफ केमिकल इक्वेशन अप्लाई कर दिए कि दोनों का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इक्वेट कर दिए, तो उससे क्या निकल गया इसका नॉर्मेलिटी। बस यही हम लोग को टेक्निक याद रखना है कि किसी तरीके से हम लोग को टाइट्रेशन में बस क्या पता कर लेना है, टाइटर वैल्यू कितना डालने से कंप्लीट रिएक्शन हो जाए, यही बात चैलेंजिंग पार्ट है। बाकी जानते हैं कि नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मिली मोल्स इनटू एन फैक्टर, वेट बाय इक्विवेलेंट वेट इनटू, नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, तो नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन ml, वेट बाय इक्विवेलेंट वेट इनटू 1000। एक इक्विवेलेंट also मिली इक्विवेलेंट हो गया। यस बाकी जो है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट या नंबर ऑफ मिली निकालने के लिए बहुत सारा फॉर्मूला था ना, तो नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ सबस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो वेट बाय इक्विवेलेंट वेट इनटू 1000 ना, मिली कर रहा है ना, या फिर नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन ml, या नंबर ऑफ मिली मोल्स इनटू एन फैक्टर। और जानते हैं कि जो नॉर्मेलिटी होता है इट इज जो मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। ये सब लोग को यहाँ पे फॉर्मूला हमेशा याद रखना है ना, क्योंकि लॉ ऑफ केमिकल इक्वेशन अप्लाई कर रहे हैं ना। और कंसेप्ट से कर सकते हैं, पर बैलेंसिंग में झमेला है, खासकर डॉक्स टाइट्रेशन। हो गया। उसके देखो इसमें दूसरा एक पार्ट आ रहा है, दैट इज योर इंडिकेटर। इंडिकेटर अब कहता है कि हमारे पास जो है, जैसे हम लोगों ने क्या बोला कि सॉल्यूशन बी का हम लोगों ने कितना वॉल्यूम डाला ताकि सॉल्यूशन ए कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाए। हमारे पास जो है इसका वॉल्यूम कितना था, बी था ना, और उसके बाद हम लोगों ने इसका कितना ml डाला, वीबी ml डाला। तो वही बात आ रही है कि वीबी ml डालने से कंप्लीट न्यूट्रलाइज हो गया कि नहीं, और वीबी ml डालने से जब कंप्लीट न्यूट्रलाइज हो गया तो बोले कि वहां पे टाइट्रेशन कौन सा पॉइंट आ गया, इक्विवेलेंस पॉइंट। हमारे पास इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब ही होता है कि हम लोग कितना अमाउंट ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन डालें ताकि कंप्लीटली क्या हो जाए, न्यूट्रलाइज। तो जहां पे न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट हो रहा है, जहां टाइट्रेशन कंप्लीट हो रहा है,
जहां रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस पॉइंट। पर ये इक्विवेलेंस पॉइंट कैसे आपको समझ में आएगा, उसी के लिए हम क्या यूज करते हैं, इंडिकेटर। क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि हम लोग तो यहाँ क्या कर रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ बी डाल रहे हैं, पर अंदर में रिएक्शन तो हो रहा है, पर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो गया, कंप्लीट रिएक्शन हो गया, आपको क्या देख के समझ में आएगा, क्या अंदर से आवाज आएगी कि रिएक्शन हैज बीन कंप्लीटेड, सो प्लीज स्टॉप द टाइट्रेशन। तो ऑब्वियसली बात है कुछ ना कुछ वहां ऐसा होना चाहिए जिसको देख करके हमको हिंट मिले कि रिएक्शन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो हिंट देने के लिए हमेशा क्या यूज करना है, इंडिकेटर। तो these are substances which shows the color change, है ना, which shows the color change at the equivalence, या चाहो तो बोल दो एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन। इससे जब भी रिएक्शन कंप्लीट होगा ना उसको बोलेंगे इक्विवेलेंस पॉइंट। इससे जब भी आपका रिएक्शन कंप्लीट होगा तो बोलेंगे इक्विवेलेंस पॉइंट। और इक्विवेलेंस पॉइंट कैसे हम लोगों को पता चलेगा, समझ में आएगा कि आ गया, इंडिकेटर यूज करना होगा, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। तो इंडिकेटर क्या करेगा, कलर चेंज कर देगा। मान लो कि हमारे पास इंडिकेटर कलर था आपका लाल और अचानक एक पॉइंट के बाद होगा पीला, लाल से पीला अच्छा पीला हो गया, इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया, तो आप लोग टाइट्रेशन क्या करेंगे, रोक देंगे, और टाइट्रेशन रोकने के बाद रीडिंग नोट कर देंगे। तो अलग अलग बात बोल रहे हैं। इंडिकेटर क्या करे, कलर चेंज करे, हो गया। अब देखो रिगार्डिंग द एसिड बेस इंडिकेटर, regarding the acid base indicator, तो acid base indicators, तो acid base indicators बेसिकली नाम से क्लियर है कि इंडिकेटर यूज होगा एसिड बेस टाइट्रेशन में, है? ये सब क्या यूज होगा आपका एसिड बेस टाइट्रेशन में। तो एसिड बेस इंडिकेटर होता है क्या है, तो these are weak organic acid or weak organic base. These are weak organic acid or weak organic bases which shows the color change due to change in pH। तो ऑब्वियसली बात है कि हम लोग एसिड बेस इंडिकेटर बोल रहे हैं ना, इसलिए कोई भी अगर एसिड बेस इंडिकेटर अगर है मतलब एसिड बेस टाइट्रेशन कर रहे हैं तो पीएच में सोल्यूशन चेंज हो रहा है, और सोल्यूशन पीएच चेंज होने पे इसको कलर चेंज कर रहा है। इससे कहता है कि जो भी हमारे पास एसिड बेस इंडिकेटर से होता है क्या, पहली बात तो दीज आर वीक ऑर्गेनिक एसिड और वीक ऑर्गेनिक बेस जो हमेशा कलर शो करेंगे बिकॉज ऑफ व्हाट, चेंज इन पीएच। क्योंकि एसिड बेस टाइट्रेशन में पीएच क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, और पीएच जब चेंज होगा तो उस केस में इसका भी क्या होगा, चेंज ऑफ कलर होगा। इसे पकड़ में आ जाएगा कि विच वन इज योर इक्विवेलेंस पॉइंट। अब देखो थ्योरी ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर या थ्योरी ऑफ इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर का थ्योरी का मतलब हो गया इंडिकेटर कलर चेंज कैसे करते हैं, इंडिकेटर कलर चेंज कैसे करते हैं, तो उसी को बताया गया विद द हेल्प ऑफ व्हाट। दो तरह का थ्योरी है, एक आपके पास है ऑसवाल्ड थ्योरी, एक है आपको ऑसवाल्ड थ्योरी। तो कोई भी इंडिकेटर कलर चेंज क्यों करता है ये कौन समझाता है, ऑसवाल्ड थ्योरी। तो ऑसवाल्ड थ्योरी क्या बोलता है, बहुत सिंपल थ्योरी है कि द इंडिकेटर्स have या shows different color in ionized and in unionized form. They show different color in ionized and unionized form. इसलिए कोई भी आपको ऑसवाल्ड थ्योरी ऑफ इंडिकेटर क्या बताता है, इंडिकेटर्स जो है वो डिफरेंट कलर शो करते हैं अपने आयनाइज्ड एंड
अनानाइज फॉर्म में। अब देखो कि कॉमनली यूज्ड एसिड बेस इंडिकेटर, कॉमनली जो एसिड बेस स्टैटिस्टिक्स में यूज होता है, रेडॉक्स स्टैटिस्टिक्स में अलग आपका इंडिकेटर यूज होता है। तो कॉमनली यूज एसिड बेस इंडिकेटर is phenolphthalein and methyl orange. तो जो सबसे कॉमनली यूज इंडिकेटर है जो एसिड बेस स्टैटिस्टिक्स में यूज होता है वो कौन कौन है? फेनोल्फथलीन है, मिथाइल ऑरेंज। और फेनोल्फथलीन जो होता है ना वो एक वीक एसिड इंडिकेटर है। क्या है बोलो? वीक एसिड इंडिकेटर है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे पीएचएच रिप्रेजेंटेशन फॉर्मूला। तो हमारे पास जो फेनोल्फथलीन है इट इज अ वीक एसिड इंडिकेटर, और हमारे पास जो मिथाइल ऑरेंज है इट इज अ वीक ऑर्गेनिक बेस इंडिकेटर which is represented as MEOH, which is represented as MEOH। रिप्रेजेंटेशन है, फॉर्मूला नहीं है। और रिप्रेजेंटेशन से पता चल रहा है कि बेसिक इंडिकेटर है और ये एसिडिक प्रोसेस नहीं। अब देखो कि जो फेनोल्फथलीन है वो क्या है? वीक ऑर्गेनिक एसिड है ना, और एक वीक ऑर्गेनिक एसिड है इसलिए क्या होगा? पार्शियली आयनाइज्ड होगा या कंप्लीटली? पार्शियली आयनाइज्ड होगा, है ना, हल्का सा। ये हमेशा क्या होगा आपका? पार्शियली आयनाइज्ड होगा। और ऑसवाल्ड क्या बोलते हैं कि फेनोल्फथलीन का जो अनआयनाइज्ड फॉर्म है उसका कलर अलग होगा और जो आयनाइज्ड फॉर्म होगा उसका कलर अलग होगा। इसलिए हम जान ही रहे हैं कि जब इक्विलिब्रियम होगा तो उसमें अनआयनाइज्ड और आयनाइज्ड दोनों फॉर्म होगा कि एक होगा? ऐसा नहीं, खाली यही रहेगा। वीक है ना तो हमेशा रिवर्सिबिलिटी डिसोसिएट करेगा कि इरिवर्सिबल, ऐसे दोनों होगा। जैसे अनआयनाइज्ड फॉर्म में कलर हो गया कलरलेस और आयनाइज्ड फॉर्म में कलर क्या हो गया? पिंक। मिथाइल ऑरेंज ये भी आपका क्या है? वीक ऑर्गेनिक बेस है या स्ट्रॉन्ग है? इसे ये भी क्या होगा? हमेशा पार्शियली आयनाइज करेगा और पार्शियल आयनाइज करके क्या देगा? Me प्लस एंड OH माइनस। और ये हो गया अनआयनाइज्ड फॉर्म। तो अनआयनाइज्ड फॉर्म में ये पीला होता है और आयनाइज्ड फॉर्म में ये लाल होता है। और बेसिकली एक्स्ट्रा समझ में कलरलेस होता है, कलर होता है। तो देखो आयनाइज्ड और अनआयनाइज्ड फॉर्म में कलर क्या है? अलग अलग है कि नहीं? अच्छा आप देखो सर एक बार लास्ट पेज दिखाई करो। ये तो लास्ट है। तो पहले वाला प्रीवियस हो गया सर, थैंक यू। तो अब देखो कि हमारे पास इसमें क्या हो रहा है, कैसे कलर चेंज आएगा। कलर चेंज होता है इन सब में बिकॉज ऑफ चेंज इन पीएच। तो जब पीएच चेंज होगा तभी एसिड बेस साइटेशन में कलर चेंज आएगा। तब देखो कि हमारे पास जब आपका मीडियम अगर आपका एसिडिक है तो उस केस मीडियम मानो एसिडिक है तो उस केस में टोरियम किधर शिफ्टेड रहेगा? बैकवर्ड रहेगा, है ना। इससे उस केस में जो सॉल्यूशन है वो कलरलेस है। क्योंकि ऑब्वियस बात है कि जब हमारे पास मीडियम एसिडिक है तो स्पेस कंसंट्रेशन ज्यादा है और ऑलरेडी महावीक एसिड है, वीक नहीं महावीक है। इसे ऑलरेडी इसका टोरियम बैकवर्ड है, ऊपर से एसिडिक मीडियम जब रहेगा तो पूरा पूरा किधर रहेगा? मतलब 99.99% किस फॉर्म में रहेगा? आयनाइज्ड या अनआयनाइज्ड। इससे सॉल्यूशन कलरलेस रहेगा, जैसे एसिडिक मीडियम में सॉल्यूशन रहेगा कलरलेस। और जैसे आपका मीडियम बेसिक होगा तो उस केस में आपके पास मीडियम जब बेसिक होगा तो आपके पास जो H+ आयन रिमूव होगा इक्विलिब्रियम किधर जाएगा? पावर जाएगा, जिससे कि इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो उस केस में सॉल्यूशन कैसे दिखेगा? पिंक, हल्का पिंक होता है ना, डीप नहीं होता है, हल्का पिंक। इसलिए यहाँ पे कहता है कि कलर चेंज कब करेगा? जब आपका मीडियम बेसिक होगा कि एसिडिक होगा? बेसिक होगा, तब जाके कलर से पिंक हो जाएगा। इसलिए इट चेंजेस color in basic medium
और बेटर टू से वीकली बेसिक। तो आपको अगर पूछेगा कि एसिडिक मीडियम में कलर क्या है तो क्या बोलोगे बोलो? कलरलेस है। और बेसिक मीडियम पूछेगा किस कलर का है तो पिंक। इसलिए कलर चेंज देगा आपका वीकली बेसिक। इसका देखो ये, तो इस केस में देखो अगर बेसिक मीडियम में क्या है तब तो उस केस में आपके पास जो है आपके क्लोरीन किधर शिफ्ट है, बैकवर्ड है, तब तो येलो है। और जब आप एसिडिक मीडियम में जब जाओगे तो उस केस में OH न्यूट्रलाइज होकर क्लोरीन किधर जाएगा फॉरवर्ड, तो इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। उस केस में सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा रेड। इससे मिथाइल और येलो से रेड कब होगा? बेसिक मीडियम में क्या कहते हैं कि वीकली बेसिक मीडियम में जब आप रहेंगे उस केस में जो सॉल्यूशन है वो कलरलेस से क्या होगा? पिंक हो जाएगा। पीएच के बेसिस पे बताएंगे। और हमारे पास जो है इस केस में जो है कलर चेंज देगा जो आपका मीडियम क्या होगा? वीकली एसिडिक। इट शोस कलर चेंज इन वीकली एसिडिक मीडियम। इसलिए वीकली एसिडिक मीडियम में कलर चेंज देगा कौन? मिथाइल ऑरेंज, जिसमें हमारे पास कलर क्या होगा? येलो से रेड हो जाएगा। तो पीला से लाल हो जाएगा ये एसिडिक मीडियम में। और ये आपका जो है अल्कलाइन मीडियम में कलरलेस से क्या हो जाएगा? पिंक हो जाएगा। अब देखो calculation of pH for calculation of pH interval for color change. तो कैलकुलेशन ऑफ पीएच इंटरवल फॉर कलर चेंज। जैसे मान लो कि कोई आपका एक एसिडिक इंडिकेटर है, मान लो कोई आपका एक एसिडिक इंडिकेटर है HI है ना, जनरलाइज कर रहे हैं हम लोग। मान लो कोई एसिडिक इंडिकेटर है आपका HI मतलब इंडिकेटर, और एसिडिक इंडिकेटर है इसलिए ये हमेशा इक्विलिब्रियम में होगा विद आयनाइज्ड फॉर्म एंड अनआयनाइज्ड फॉर्म। तो इसलिए क्योंकि एसिडिक इंडिकेटर है तो हमेशा डिसोसिएट एक्सप्रेशन तो देगा। तो हमेशा आपका एसिडिक इंडिकेटर जो है जनरलाइज कर रहा है ये हमेशा इक्विलिब्रियम में होगा अनआयनाइज्ड फॉर्म एंड, और अनआयनाइज्ड फॉर्म का कलर अलग होगा और आयनाइज्ड फॉर्म का कलर अलग होगा। तो अनआयनाइज्ड फॉर्म का जो कलर होता है ना उसको बोलते हैं एसिड कलर। क्या बोलते हैं उसको? एसिड कलर। तो एसिड फॉर्म है ना ये, आयरन कंजुगेट बेस है, इसलिए आयरन नेगेटिव का जो कलर होगा उसको क्या बोलेंगे? बेस कलर। और जो बोला ना मिस्टर ऑसवर्ड, तुम्हारे पास जो है आयनाइज्ड और अनआयनाइज्ड का कलर अलग अलग होगा, इसलिए हो गया एसिड कलर और बेस कलर। जैसे मान लो अगर ये लाल है तो ये पीला, ऐसे कुछ कुछ कलर होगा इसका। अच्छा, उसके बाद हम जानते हैं कि कोई भी अगर वीक एसिड अगर है तो उसके डिसोसिएशन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम लोग Ka से डिनोट करते थे, और यहाँ पे इसके एसिड के डिसोसिएशन कांस्टेंट को डिनोट करेंगे KIN से। इसे डिनोट करेंगे KIN। इसलिए क्योंकि इंडिकेटर है ना ये इंडिकेटर है, इसलिए इस और एसिड भी है, इसके डिसोसिएशन कांस्टेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे इससे KIN। तो KIN को हम लोग क्या बोलेंगे? तो डिसोसिएशन या आयनाइजेशन कांस्टेंट। HI वही है, K है K, लेकिन यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं? KI है K, लेकिन इसको क्या बोलते हैं हम लोग? KI। कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें?
अब देखो कि जो KIN है इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, तो वही प्रोडक्ट ऑफ राइट बाय प्रोडक्ट ऑफ लेफ्ट रेज़ टू द पावर ऑफ देयर स्टैटिस्टिक कोएफिशिएंट एट इक्विलिब्रियम है कि एक इंडिकेटर के लिए K को हम क्या लिखते हैं KIN, बाकी वही है। अब यहाँ से डाल दो एक्स प्लस साइन कंसंट्रेशन, इसलिए एक्स प्लस साइन कंसंट्रेशन हो गया आपका KIN into HIN बाई IN नेगेटिव, है ना, देख सकते हैं बोलो। अब इसके बाद क्या करो, दो तब नेगेटिव लॉग लगा दो, तो माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस साइन कंसंट्रेशन टू द बेस 10 इज इक्वल टू माइनस लॉग KIN प्लस लॉग IN नेगेटिव बाई HIN। तो हम लोगों ने क्या किया, दो टाइम दो तरफ नेगेटिव लॉग लगा दी, तो ठीक है, ताकि पी की टर्म में लिख सके। ऐसे जानते हैं ना कि माइनस लॉग ऑफ एनीथिंग इज पी ऑफ दैट थिंग, तो माइनस लॉग ऑफ के इज पी के, माइनस लॉग ऑफ के बी इज पी के बी, तो माइनस लॉग ऑफ के आई एन इज पी के आई, और ये तो हो गया पीएच। इसलिए पीएच इक्वल टू क्या आ गया, पीएच इंडिकेटर का निकाले ना हम लोग, दैट इज इक्वल टू PKIN प्लस लॉग ऑफ IN नेगेटिव कंसंट्रेशन दैट ऑफ HIN एट इक्विलिब्रियम। ये हो गया पीएच कैलकुलेशन, है ना। इससे सॉल्यूशन का आपने को जब पीएच चेंज होगा, सॉल्यूशन का जब पीएच चेंज होगा, एसिड बेस सैचुरेशन कर रहे हैं, तो उस केस में जब सॉल्यूशन का जब पीएच चेंज होगा तो रेशियो भी क्या होगा, चेंज होगा। जब रेशियो चेंज होगा तो कंसंट्रेशन ऑफ अनआयोनाइज्ड और आयोनाइज्ड फॉर्म भी क्या होगा, चेंज होगा, कलर भी उससे आप चेंज करेगा। वही ये जो फॉर्मूला बता रहा है कि सॉल्यूशन का पीएच चेंज करने पे रेशियो क्या होगा, चेंज होगा, तो इसका मतलब कि आपका जो कलर है वो भी क्या होगा, चेंज होगा। इसे कोई भी एसिड बेस इंडिकेटर अगर है तो दे चेंजेस द कलर बिकॉज ऑफ द चेंज इन व्हाट, पीएच, है ना। अब देखो कि अभी हमारे पास जो है, अगर ये बोला जाए, जैसे बस एग्जांपल के लिए बोल रहे हैं, एग्जांपल के लिए मान लो सपोज को लेट ये हमारे पास जो है आपका, मान लो ये पीला है मान लो, और ये आपका लाल है, मान लो ऐसे एग्जांपल के लिए कि अभी पीला अभी लाल, तो आप क्या बोलोगे कि हमारे पास जो है सॉल्यूशन में येलो और रेड दो तरह के स्पीसीज हैं कि एक तरह के, इक्विलिब्रियम होगा तो दो तरह के आपका स्पीसीज हैं। तो अभी हम लोग को ये पूछ रहा है कि सॉल्यूशन आपको येलो दिखेगा कि रेड दिखेगा, ये किस चीज पे डिपेंड करेगा, हाँ वो तो ठीक है, मतलब इन दोनों की कंसंट्रेशन कौन ज्यादा उस पर डिपेंड करेगा, वो तो ठीक है, पीएच चेंज होगा तो रेशियो वैरी करेगा, पर सॉल्यूशन आपको पीला है कि लाल है वो तो डिपेंड करेगा इनके कंसंट्रेशन के ऊपर कि नहीं। अब देखो हम लोग ये कह सकते हैं कि जब मान इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है तो कलर क्या आएगा, येलो आएगा, इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है तो रेड आएगा। अब येलो से रेड कलर कब आपको दिखेगा, कंसंट्रेशन में बात कर सेम हो जाएगा। मतलब ऐसा आप कह सकते हैं कि जो आईवी नेगेटिव कंसंट्रेशन 50% स्लाइटली ज्यादा हो गया एज कंपेयर टू HI, तब उस केस में हमारे पास जो है आपको कौन सा कलर दिखेगा, राइट। तो ऑब्वियसली हमारा 50% पे टाई कर जाएगा, ये भी 50% है और ये भी क्या है आपका 50% है, तो जैसे हमारे पास ये 50% को क्रॉस करेगा वैसे हमारे पास कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, तब आपको सॉल्यूशन कैसे दिखेगा, रेड, और उसके बाद येलो दिखेगा। इससे आप कह सकते हो इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब क्या होता है कि जब इक्विवेलेंस पॉइंट जब आएगा तब उस केस में सॉल्यूशन कलर को लाल दिखना है ना। तो इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब क्या हुआ, वो बताता है कि टाइट्रेशन रिएक्शन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। कंप्लीट हो गया कैसे पता चलेगा, बाय चेंज ऑफ कलर। तो जैसे इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा तो उस केस में सॉल्यूशन जो कलर येलो से क्या होना चाहिए, रेड होना चाहिए, या बोलो उल्टा रेड से क्या होना चाहिए, एक चेंज होना चाहिए। और ऑब्वियसली बात है कि हमारे पास येलो से रेड या रेड से येलो कब होगा, जब एक 50% स्लाइटली क्या होगा, ज्यादा होगा, तभी कलर चेंज आएगा। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि इक्विवेलेंस पॉइंट पे कलर चेंज कब दिखेगा,
तो एट इक्विवेलेंस पॉइंट color change will take place when concentration of ion negative is slightly greater than concentration of HIN की नहीं। तो नाभिक लिमिटिंग कंडीशन में क्या बोलोगे कि दोनों कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए इक्विवेलेंस पॉइंट पे, सेम या डिफरेंट? लिमिटिंग कंडीशन बात होती है ना, लिमिटिंग कंडीशन पे दोनों कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, क्योंकि जैसे इक्विवेलेंस पॉइंट से एक ड्रॉप एक्स्ट्रा आएगा फटाक से वहां पे कलर चेंज हो जाएगा। इसलिए हमारे पास इक्विवेलेंस पॉइंट पे लिमिटिंग कंडीशन में दोनों कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। इसलिए पीएच ऑफ इक्विवेलेंस पॉइंट कितना होगा, तो पीएच ऑफ इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होगा, पीकेआईएन हो जाएगा। जैसे आपको याद रखना है कि इक्विवेलेंस पॉइंट पे जब पीके पीएच ऑफ सॉल्यूशन आपका पीकेआईएन के बराबर होगा तो वहां कलर चेंज मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोलो। अरे बाबा, तो कभी लैब में नहीं किया है जी? जस्ट आफ्टर मिलेगा, वही ना मतलब होता है। इक्विवेलेंस पॉइंट तो कभी भी 100% माइन हुआ है, कोई बच्चा ऐसा बात कर रहा है। हमारे पास जो है, जब आपके पास इक्विवेलेंस पॉइंट जब आएगा, कब मिलेगा, जब आपका पीएच क्या होगा, क्योंकि इक्विवेलेंस पॉइंट एग्जैक्टली कभी पता नहीं चलता है, क्योंकि आप इक्विवेलेंस पॉइंट पे आने के बाद एक आध ड्रॉप आपको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा या कम डालना पड़ेगा, तब जाकर कलर चेंज दिखता है। इसलिए ये सब थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पे बात हो रही है। इससे हमारे पास जो है इक्विवेलेंस पॉइंट अब वो कब दिखाई देगा, जब पीएच ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा। तो जैसे आपका पीएच ऑफ सॉल्यूशन पीकेआईएन के बराबर आया, वैसे समझेंगे अब क्या आने वाला है, मतलब इक्विवेलेंस पॉइंट आने वाला है, मतलब आपको कलर चेंज मिल जाएगा। इसलिए यहाँ पे ऐसा बोला गया। लेकिन होता क्या है, ये तो थ्योरेटिकल है, इसको बेसिकली एक्चुअली क्या है, एग्जैक्ट हम लोग थ्योरेटिकली बोलते हैं इक्वल, लेकिन नियरली इक्वल बोला जाता है। तो हमारे पास जो है पीएच ऑफ द सॉल्यूशन पीकेआईएन के बराबर आएगा, तो ऑब्वियसली बात है आयन नेगेटिव कंसंट्रेशन जो है वो ऑलमोस्ट बराबर या स्लाइटली ज्यादा हो जाएगा, किससे, पीकेआईएन से। तो इसलिए हमारे पास सॉल्यूशन है जो कलर येलो से क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। पर ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, कभी भी ह्यूमन आई इतना सेंसिटिव नहीं होता है कि ये चेंज को पकड़ ले, क्योंकि हमारे पास कभी भी ऐसा ह्यूमन आई का सेंसिटिवनेस नहीं होता है कि कलर चेंज पकड़ ले। आप सोच के देखो कि हमारे पास जो है इसमें सपोज करो कि HIN जो है आपको 49.99% है मान, और जो HIN नेगेटिव है वो 50.01% है। तो आयन नेगेटिव यहाँ स्लाइटली ग्रेटर है, और ऑब्वियसली बात है कि सोशल कलर क्या दिख रहा होगा, लाल दिख रहा होगा आपको कि पीला दिख रहा होगा, समझ में नहीं आया। हमारे पास जो है, ठीक है, ये आपके पास जो है ये रेड देगा ना ये, और ये क्या रहेगा, येलो, और येलो स्लाइटली ग्रेटर है। इसलिए अगर मान लो लाल में, जैसे कभी पेंटिंग में वाटर पेंटिंग, मान लो कि आप वाटर पेंटिंग करते हो तो लाल रंग है, उसमें थोड़ा सा हल्का एक ड्रॉप पीला मिला, नहीं दिखेगा, डिस्टिंग्विश नहीं होगा। तो हमारे पास वही कह रहा है कि आयन नेगेटिव अगर स्लाइटली ग्रेटर हो गया किससे, HIN से, उस केस में आपको क्लियरली विजिबल नहीं होगा, मतलब आप नहीं बोल पाओगे गारंटी के साथ कि अभी आपका सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि इतना भी रेड नहीं समझ में आता है। तो रेड, और रेड एक्चुअली कौन सा रेड है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। इसलिए हमारे पास जो है ह्यूमन आई तो सेंसिटिव नहीं होता है कि एक आयन हल्का से ज्यादा हुआ तो पकड़ लिया कि सॉल्यूशन पूरा पीला हो गया, ऐसा दिखेगा कि लाल था पूरा पीला हो गया, और लाल ही रहेगा वो, उसमें हल्का सा उस पीला आएगा, तो लाल का जो कंट्रास्ट है थोड़ा सा क्या होगा, चेंज हो जाएगा, लेकिन रहेगा तो आपके पास लाल ही, पीला हो जाएगा, आप पीला नहीं होगा आपका, ये होगा नहीं होगा। ऐसे कहता है कि ह्यूमन आई is not so sensitive. Human eye is not so sensitive that it observes the color change at equivalence point. मतलब थ्योरेटिकली ठीक है ना, लेकिन तो प्रैक्टिकल अप्रोच है। थ्योरेटिकली तो बोलेंगे भाई इक्विवेलेंस पॉइंट पे
जब दोनों बराबर हो जाएगा तो कलर चेंज मिल जाएगा। लेकिन आपको लैब में ये सब करना है ना टाइटेशन, तो क्या लैब में समझ में आएगा? नहीं आएगा। जैसे ह्यूमन आई इज नॉट सो सेंसिटिव दैट इट अब्सॉर्ब्स द कलर चेंज एट इक्वलेंस पॉइंट। इसलिए कभी भी ह्यूमन आई जो है इतना सेंसिटिव नहीं होता है कि आपको इक्वलेंस पॉइंट का कलर चेंज एग्जैक्टली पता कर ले। इक्वलेंस पॉइंट पे आपका लाल था, हल्का सा पीला हुआ, समझ में आ गया पूरा पीला हो गया, समझ में आएगा? नहीं आएगा। इसलिए क्या होता है जनरल ऑब्जर्वेशन, इट इज अज्यूम्ड है ना, इट इज अज्यूम्ड, ऐसा अज्यूम किया गया, जनरलाइज किया गया है, इफ concentration of HIN is greater than equal to 10 times of the concentration of I negative, then acid color is visible. ऐसा देखा गया है जनरली, जब आपके पास HIN की जो कंसंट्रेशन है ऑलमोस्ट 10 टाइम्स हो जाए किससे? I नेगेटिव, तब कोई भी आदमी बोल देगा कि भाई HIN 10 गुना ज्यादा है IN से, तो सॉल्यूशन कैसे दिख रहा होगा उसको? येलो की रेड? येलो, तब उसमें कोई डाउट किसी को नहीं होगा। जो भी लगेगा बोलेगा कि हाँ अभी सॉल्यूशन कैसा है आपका? येलो, मतलब एसिड कलर है। इसलिए पीएच आपका जो है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या हो जाएगा? pKIN प्लस log 1/10 होगा, क्योंकि HIN बाय IN में का रेशियो कितना हो गया? नहीं, HIN 10 हुआ ना, इसलिए आपका जो है HIN बाय IN का रेशियो कितना हो रहा है? 10, log 10 तो 1 हो गया। इसलिए आप बोलोगे कि pH कितना हो गया इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे? तो pKIN प्लस 1 है ना, ये हो गया किसके लिए? एसिड कलर के लिए। इसलिए आपको एसिड कलर कब दिखाई देगा सोल्यूशन में, मतलब येलो कब दिखाई देगा आराम से सबको? जब pH होगा pKIN प्लस 1 के बराबर, समझे? तो similarly, it is assumed that if concentration of IN is equal to greater than 10 times of the concentration of HIN, then base color is visible. Then base color is visible. इसलिए उस केस में जो pH होगा that will be pKIN प्लस log 1/10 होगा। तो देखो कि अगर IN नेगेटिव HIN का अगर 10 गुना हो गया तब तो कोई भी आदमी बोलेगा कि सॉल्यूशन आपको कैसे दिख रहा है? लाल या पीला? लाल, बहुत ज्यादा हो गया, ये 10 टाइम्स कर दिया। इससे इसकी कंसंट्रेशन की ज्यादा हो गई कि सॉल्यूशन क्लियरली विजिबल होगा। ये कैसा हो गया? रेड हो गया, मतलब बेस कलर है कि नहीं? इसलिए आपका जो pH है that will be equal to pKIN minus 1। इसलिए अगर हमारे पास pH ऑफ सॉल्यूशन अगर pKIN माइनस 1 तो कैसे कलर दिखेगा? बेस कलर। और जब pH ऑफ सॉल्यूशन pKIN प्लस 1 तो कैसा दिखेगा? साफ साफ दिखेगा। इसलिए यहाँ पे आ गया कलर चेंजिंग टर्म। तो ये 1/10 क्या? वो IN बाय ये हो रहा है ना, IN माइनस बाय HIN। हाँ, तो याद था ना pH का फॉर्मूला क्या है? I नेगेटिव बाय HI है ना, तो I नेगेटिव बाय HI। यहाँ पे ज्यादा किया हुआ वही तो वही मैं सोच रहा था, पहले से ही बोला है, पहले काम का ऐसे गड़बड़ लिखी है, पहले से ही उनको टच करना बेटा। एसिड कलर जब बोला है तो pKI से ज्यादा है तो कैसे होगा? तब तो सही निकाल, तो बोल के हमको चेंज करा। हम नहीं बोले सर यहाँ pH कितना है आपका? pKIN प्लस log I नेगेटिव बाय HI है ना, I नेगेटिव बाय HI। अब यहाँ कहना है कि आपके पास जो है HIN जो है I नेगेटिव का 10 टाइम्स, जी तो आइए क्या तुम लोग बोल
कहाँ आइन तो ऊपर है ही। हाँ? तो यहाँ पे तो क्या लॉग आई नेगेटिव बाय एच आई, तो आई एन नेगेटिव बाय एच आई। अब यहाँ पे कह रहा है कि एच आई एन बाई आई एन नेगेटिव हो गया कितना आपका 1/10। 1/10। क्या करूँगा ना 1/10, तो ये हो जाएगा -1। और इस केस में आपका जो है आई एन नेगेटिव बाई एच आई एन 10 या लॉग 10 हो जाएगा ये पी के आई एन प्लस क्या कह सकता जैसे ऐसे कलर का आएगा। जूम आउट करिए, हाँ तो पेज पे एक बार जूम आउट करिए। करिए। ओके सर, हो गया। तो देखो तुम्हारे पास एसिड कलर कब दिखेगा साथ साथ जब सॉल्यूशन का पीएच कितना होगा -1, और साथ साथ कब दिखेगा बेस कलर जब सॉल्यूशन का पीएच कितना होगा। इसलिए कलर चेंज इंटरवल आ गया कि जब सॉल्यूशन का पीएच जब pKin -1 से जब कितना होगा pKin +1, तब उस केस में एसिड कलर से क्या दिखेगा बेस कलर। इसे हमेशा रखना है कि इंडिकेटर का जो कलर होता है वो चेंज होता है एक पीएच के इंटरवल में या पर्टिकुलर पीएच में इंटरवल में। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इसलिए एसिड बेस इंडिकेटर चेंजेस द कलर इन पीएच इंटरवल, है ना। और जनरली तो पीएच इंटरवल है फॉर कलर चेंज ये हमारे पास जो है 2 यूनिट का है ना, ये जनरलाइज है ना। इसलिए आप क्या बोलोगे कि जब हमारे पास जो पीएच है जब वो pKin -1 है उसके लिए कौन सा कलर आया था एसिड कलर आया था। और जब हमारे पास पीएच जो है चेंज करके pKin कितना हो गया +1, उस केस में कैसा दिख गया उसको बेस। इसलिए आप कह सकते हो कि कलर चेंज जो है वो एक पीएच के इंटरवल में हो रहा है एक पर्टिकुलर पीएच पे। यही हमको याद रखना है। पीएच का इंटरवल कितने यूनिट का है 2 यूनिट का। ये जनरलाइज है। ऐसे इंडिकेटर टू इंडिकेटर ना ये इंटरवल जो है छोटा भी होता है। ऐसा नहीं कि ये 2 बोल दिया 2 हो गया, ये जनरलाइज है। इससे हमारे पास जो है हमेशा जो है आपको याद रखना है कि कोई भी इंडिकेटर का कलर चेंज आपको जो लैब में दिखाई देता है वो एक पीएच के इंटरवल में दिखाई देता है या एक पर्टिकुलर पीएच पे। इसलिए क्या होता है कि हमेशा टाइट्रेशन में एरर आता है। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आपका 100% टाइट्रेशन। अब देखो वहां पे 2 टर्म यूज करते हैं, इक्विवेलेंस पॉइंट और एक आपका एंड पॉइंट। तो हमारे पास जो है इक्विवेलेंस पॉइंट हो गया थ्योरेटिकल जहाँ पे आपके पास दोनों का इक्विवेलेंट क्या होगा सेम, और एंड पॉइंट हो गया प्रैक्टिकल जहाँ पे तुम टाइट्रेशन रोके। और कभी भी एंड पॉइंट और इक्विवेलेंस पॉइंट कोइंसाइड नहीं करता है, चाहे आप कितना अच्छा भी आप टेक्नीशियन क्यों ना हो, कभी भी वो आपका कोइंसाइड नहीं करेगा, हमेशा एरर आएगा। और ऑब्वियस बात है कि हमारे पास जो है एरर कम करना वो अच्छी बात है, लेकिन एरर रहेगा कि नहीं। और एंड पॉइंट मतलब हो गया प्रैक्टिकल जहाँ पे आप टाइट्रेशन क्या किए लॉक करके आपने रीडिंग नोट कर लिया, तो वो हो गया एंड पॉइंट। और आपका इक्विवेलेंस पॉइंट हो गया थ्योरेटिकल जहाँ पे दोनों का इक्विवेलेंट क्या होगा सेम है। लॉजिकल है कि आप क्या कर रहे हो कि एक पर्टिकुलर पीएच पे आप जो है टाइट्रेशन रोक रहे हो या पीएच इंटरवल में, पीएच इंटरवल में से एरर आएगा ही, इसलिए आपका जो है एरर आएगा ही आएगा। इसलिए हमको याद रखना है कि इक्विवेलेंस पॉइंट इज थ्योरेटिकल, है ना। थ्योरेटिकल मतलब जहां पे तुम लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस अप्लाई कर, और एंड पॉइंट हो गया तुम्हारा प्रैक्टिकल जहां पे तुम टाइट्रेशन क्या किए रोक करके रीडिंग लिए। और ऐसी दोनों का जो डिफरेंस होगा उसको बोलोगे टाइट्रेशन एरर, नहीं। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसको क्या बोलेंगे टाइट्रेशन एरर। ये बेसिकली डिफरेंस हो गया किसका एंड पॉइंट एंड इक्विवेलेंस पॉइंट। समझे इसको ऑनलाइन? Yes, sir.
Yes, sir. इसलिए हाँ, अच्छा तो ये होता है कि जब हमारे पास कोई भी इंडिकेटर जो है वो कलर चेंज आपको जो है पर्टिकुलर पीएच पे कर देता है या इंटरवल में करता है, लेकिन कभी नहीं होता है, हमेशा आपके पास जो है डेविएशन होता ही होता है। हो गया? इसलिए देखो कि यहाँ पे बहुत सारे आपके पास इंडिकेटर्स है ना, तो बहुत सारे इंडिकेटर्स है, लेकिन उन्होंने क्या बोला कि कॉमनली यूज इंडिकेटर हमारे पास कौन है, मिथाइल ऑरेंज, और दूसरा कौन है आपका फेनोक्टोलिन है ना। आप देखो कि ये सब क्या है, आपको ट्रांजिशन पीएच रेंज है कि नहीं, तो ट्रांजिशन पीएच रेंज देखो कुछ ना कुछ यूनिट का आएगा हमेशा है, जैसे ये देखो ये पूरा 2 यूनिट का डिफरेंस है, ये भी क्या है आपका 2 यूनिट। हाँ, जैसे जबकि इस केस में अगर आप देखो तो 2 से थोड़ा ज्यादा है कि नहीं? और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1.2 से 2.8 मतलब 2 से कम है, तो इसलिए अप्रोक्सीमेट बोला जाता है कि कितने यूनिट का रेंज होगा, तो कहीं थोड़ा ज्यादा होगा कहीं थोड़ा कम, एक रेंज लेके जाएगा कि नहीं। उसका देखो कि जैसे मिथाइल ऑरेंज की बात करें तो मिथाइल ऑरेंज का जो लोअर पीएच है वो हमारे पास लोअर पीएच पे किस तरह चाहिए, रेड, और आपका जो हायर पीएच उस पे क्या हो गया, येलो हो गया। तो देखो इसलिए कलर चेंज इंटरवल of methyl orange color change interval of methyl orange। तो हम जानते हैं ABOH किस तरह का, येलो, जबकि ये रेड है, तो कलर चेंज इंटरवल ऑफ मिथाइल ऑरेंज इज बिटवीन 3.1 देखो है, तो 3.1 से 4.4 भी बोलता है, 4.5 भी हल्का चलता है, तो 3.1 से 4.4 के बीच में। अब देखो 3.1 मतलब लोअर पीएच हो गया, अब लोअर पीएच अगर हो गया तो टेम्परेचर पूरा शिफ्टेड होगा फॉरवर्ड, तब तो आपको क्या दिखेगा, रेड दिखेगा, इसलिए आपका लोअर पीएच पे कौन सा कलर देगा, रेड देगा, और थोड़ा हायर पीएच हुआ तो बोलो येलो, देखो ठीक है क्या, देखो है लोअर पीएच पे रेड और एसिडिक का, क्योंकि लोअर पीएच का मतलब कि स्ट्रांगली एसिडिक हो गया, उस केस में आपका ओएच का पूरा न्यूट्रलाइज होकर पूरा इक्विलिब्रियम की तरफ चला गया फॉरवर्ड, इसलिए कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो गई, इसलिए क्या दिखा आपको रेड। और जब आपका पीएच थोड़ा सा हाई हो गया उस केस में मोस्टली इक्विलिब्रियम की तरफ शिफ्ट कर गया बैकवर्ड, इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई, इसलिए क्या दिख रहा है आपको येलो। वही आप देखो कि कलर चेंज इंटरवल, कलर चेंज इंटरवल ऑफ फेनोक्टाइलिन है ना, तो कलर चेंज इंटरवल ऑफ फेनोक्टाइलिन लाइज बिटवीन, तो आपके पास ये लाइन करेगा बिटवीन 8.3 से 10, कहीं कहीं पे 10.2 भी लिखता है, और मैक्सिमम केस में 10 ही लिखा है ना, कहीं कहीं 10.1 लिखेगा, कहीं 10.2 वैरी करता है।
अब देखो तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास जो है ये बेसिकली क्या है, लोअर पीएच है कि नहीं, और ये वीक एसिड इंडिकेटर है, और ये हायर पीएच। तो खुद ही बताओ कि ये हमारे पास जो है कलरलेस है, और ये क्या है, पिंक। तो आपका लोअर पीएच पे कितना इक्विलिब्रियम रहेगा, तो लोअर पीएच है मतलब स्पेस कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड है, कलरलेस हो। जैसे लोअर पीएच पे तो ठीक है क्या बताओ, तो लोअर पीएच पे ये कलरलेस और हायर पीएच पे पिंक। पिंक होता है, हल्का पिंक होता है, हल्का सा पिंक। ये बात समझ में आया सबको। दूसरा है कि इसका भी याद रखोगे, मिथाइल रेड का। तो मिथाइल रेड जो है इसका पीएच का कलर चेंज इंटरवल कितना है, 4.5 से 8.3। 4.4 से 6.2 से। हाँ, 4.4 से 6.2। मिथाइल रेड को भी थोड़ा याद रखोगे। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि टाइट्रेशन में कौन सा इंडिकेटर यूज करना है कब, वो हम लोग को देखना होगा। क्योंकि हर इंडिकेटर के लिए देखो वो हमारे पास जो है स्ट्रांगली एसिडिक से लेकर के स्ट्रांगली बेसिक तक में कलर चेंज आ रहा है कि नहीं। तो इसलिए हम लोग को अब देखना पड़ेगा कि कौन से टाइट्रेशन में कौन सा इंडिकेटर सुटेबल है, कौन से टाइट्रेशन में कौन सा इंडिकेटर सुटेबल। ठीक है, सर थोड़ा सा 1 मिनट के लिए स्क्रॉल डाउन करिए ना। ठीक है, मेरा लास्ट शेयर कर हाँ ये फाइनल वाली हो ही जाए कुछ दिन अरे 22 मार्क नहीं मैं माही करूँ माही छोड़े जाबू टाइम हो देख